नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे मैंने बहुत ही मेहनत और सजगता के साथ तैयार किया है, तो हम आशा करते हैं कि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और इसके पूर्व भक्ति काल भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से देखा था और ट्रिक की सहायता से याद किया था। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम लोग प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 50 प्रश्न तक हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से और ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26, निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? विकल्प ये कह रहे हैं उड़ीसा में, विकल्प बी मद्रास, विकल्प सी मुंबई या फिर विकल्प डी इलाहाबाद। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। तो उत्तर आप दीजिए। और बात करें निरंजनी संप्रदाय की, तो इसके जो संस्थापक हैं बिल्कुल आप जान रहे हैं, हरिदास निरंजनी, ठीक है ना। तो कहाँ प्रचलित है, आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प ये उड़ीसा। उड़ीसा है ना, कोई व्यक्ति जो उड़ेगा तो भैया वो निरंजनी होगा। उड़ीसा निरंजनी, उड़ीसा निरंजनी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 27 है कि हरडे वाणी किसकी कृति है? विकल्प ए दादू दयाल, विकल्प बी मलूकदास, विकल्प सी सुंदरदास और विकल्प डी है रज्जब। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि हरडे वाली किसकी कृति है, हरडे वाणी किसकी कृति है। उत्तर आपको देना है, आपके पास है 1 सेकंड का समय। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 27 का। और आपका उत्तर आया कि सर हरडे वाणी जो कृति है वो विकल्प ए दादू दयाल की है। कैसे दिमाग में बैठा है? तो देखिए, जब बचपन में लोग छोटे छोटे रहते थे तो हम लोगों के जो दादा थे, तो दादा क्या करते थे, हर डे माने पर डे क्या करते थे, कुछ बानी बोला करते थे, कुछ कहावत सुनाया करते थे, जैसे पकली गूलर के तरह मर जाओगे, है ना, इस तरह से कहते थे ना, और तमाम तरह की बातें कहते थे। तो ये सब चीज़ें हरडे बाणी जो होती थी वो दादू लोगों की होती थी। पुरानी कहावतें, पुरानी उक्तियाँ कौन कह सकता है? दादू कह सकता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हरडे बाणी दादू की, हरडे बाणी दादू की है, दादू फाड़ दादू दयाल, ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28 है कि ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। रचना है ज्ञान बोध, रचनाकार कौन है? विकल्प ए मलूकदास, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी दादू दयाल या फिर विकल्प डी रज्जब। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। आपके पास है 1 सेकंड का समय और आप सबका उत्तर भी आया कि सर ज्ञान बोध के रचनाकार विकल्प ये मलूकदास हैं। तो ज्ञान का बोध क्या है? जब हो जाता है तो व्यक्ति लुक नहीं देखता है, बिल्कुल लुक नहीं देखता है कि मालूक है कि लुक है। ध्यान में रखिएगा, ज्ञान का बोध तो मालूक होता है, मालूक, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के विकल्पियों को आप सही कर लीजिएगा। तो अभी तक आपने लगातार 3 प्रश्न 26, 27 और 28 तीनों का विकल्प ये सही किया है। और इस तरह से आपकी परीक्षा में भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं जो लगातार बिल्कुल एक ही विकल्प सही बन जाता है किसी किसी सीरीज में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को परखिएगा, ठीक है ना। तो आपको ये जो प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन मिलती है, एक प्रश्नोत्तरी टॉपिक वार और दूसरी प्रश्नोत्तरी आपको प्रत्येक रविवार को मिलती है, संपूर्ण टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। 125 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और तमाम भाई बहन मित्र जो है लगातार मुझसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो भी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को या जिन तक पहुंच रही है, एक बार आप लोग भी कोशिश करके देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए, प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, रज्जब का पूरा नाम क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि रज्जब अली खां, विकल्प बी इब्राहिम शाह, विकल्प सी गुलाम नबी या फिर विकल्प डी है अमीर हसन। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 29 का कि रज्जब का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर रज्जब का जो पूरा नाम था वो क्या था। वो बिल्कुल आप सब सोच गए होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या होगा। तो बिल्कुल रज्जब फार रज्जब अली खां इज राइट आंसर। तो रज्जब फार रज्जब अली खां इज राइट आंसर, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा।
और प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए को आप सही करिएगा। तो देखें आपने 4 विकल्प देखा और चारों का जो विकल्प है ए ही सही हुआ है। तो 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न के विकल्प ये सही हुए हैं, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिनके सवाल सही बने हैं और बधाई के पात्र हैं, और जिनके नहीं बने वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस गलती के माध्यम से आप लोग अपने प्रश्न को सुधारेंगे, ठीक है। चलिए, तो परीक्षा से पहले परीक्षा अगर मिल जाए देने को तो बहुत अच्छी बात होती है, और निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी को बेहतर करने के लिए लगातार लगा हुआ हूँ, तो ये भी आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। आने वाले समय में आपको बिल्कुल एहसास भी होगा। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में एक सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सूप का अर्थ होता है उन, विकल्प बी सप का अर्थ होता है पंक्ति, विकल्प सी सूफा और सूफा का अर्थ होता है चबूतरा, और विकल्प डी है सोफिया का अर्थ होता है पवित्र। तो बिल्कुल सोच समझ कर दीजिए, एक इसमें कौन सुमेलित नहीं है, आपको उत्तर देना है। तो निश्चित रूप से आप सब की तैयारी बहुत अच्छी है। आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प डी सोफिया का अर्थ पवित्र नहीं होता है, सोफिया विद्या। ध्यान में रखिएगा कि सोफिया का अर्थ जो होता है वो विद्या होता है। अब इन्हें कैसे दिमाग में रखें, देखिए सोप मैंने बताया था जब मैं क्लास ले रहा था ज्ञान मार्गी जो शाखा की, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सुप उन, यहाँ पे देखिए ऊ है, यहाँ पे ऊ है, तो ऊ को ऊ से मिलाए उन सुप उन, और यहाँ पे देखिए सप और यहाँ पे पा, तो सप पंक्ति सा और पापा को मिला दिया, पंक्ति हो गई। शूफा और चबूतरा, और इसी प्रकार से सोफिया विद्या। तो ध्यान में रखेंगे। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या जो 30 है उसका उत्तर आपको सही से मिल जाएगा कि विकल्प डी, है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि सूप का अर्थ क्या है, या सप का अर्थ क्या है, सूपा का अर्थ क्या है, या सोफिया का अर्थ क्या है, तो एक इसमें से विकल्प दे करके आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश किया है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो चारों शब्द हैं सूप, सप, सूफा और सोफिया, इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 31 है कि सूफी या प्रेम मार्गी कवि एवं प्रस्तोता सुमेलित नहीं है। एक इसमें जो सूफी या प्रेम मार्गी कवि और उसके जो प्रस्तोता हैं वो सुमेलित नहीं है, तो उसको आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। विकल्प ए में असाहित्य और इसके जो प्रस्तोता हैं गणपति चंद्रगुप्त, विकल्प बी में मुल्ला दाऊद और मुल्ला दाऊद का जो प्रस्तोता है वो राम कुमार वर्मा है, विकल्प सी ईश्वरदास और प्रस्तोता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प डी हैं कुतुबन और प्रस्तोता के रूप में श्याम सुंदर दास हैं। तो प्रश्न संख्या 31 का सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि सूफी या प्रेम मार्गी कवि और उसके प्रस्तोता सुमेलित नहीं हैं। 2 सेकंड का समय आपके पास है, सोच समझकर उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 आपके स्क्रीन पर बिल्कुल उपस्थित है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर थोड़ा सोच समझ कर आया, लेकिन सही दिशा में आया कि सर विकल्प डी कुतुबन इज राइट आंसर। देखिए, कुतुबन की बात करते हैं तो कुतुबन को श्याम सुंदर दास जी ने नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना, पहला प्रेम मार्गी कवि माना है। इन्हीं की इसके प्रस्तोता हैं रामचंद्र शुक्ल। और मैंने बताया था कि वन में एक मृग को किसने, राम ने मारा। तो वन में वन फार कुतुबन, मृग फार मृगावती रचना है, और राम ने मारा यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इनका समर्थन किया है कि पहली जो रचना है मृगावती और राइटर हैं कुतुबन, ठीक है ना। दूसरा आप देख रहे हैं ईश्वर दास की, बिल्कुल ईश्वर दास, ये 1000 बार सत्य है। मैंने बताया था कि 1000 बार सत्य है कि ईश्वर एक है, 1501 में रचना है, सत्य है। ईश्वर दास की रचना है सत्यवती, 1000 बार सत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को माना और उनकी कृति सत्यवती को माना है। ध्यान में रखिएगा, 1501 में लिखी गई है, ठीक है ना। मुल्ला दा क्या दा, चंदा दा, किसके, बोले राम के नाम पर, राम कुमार के नाम पे। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना को राम कुमार वर्मा जी ने माना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और हंसा, है ना, कौन, गण हंसा। तो गण हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं, यानी कि असाहित्य कृति है हंसावली। तो हंसा, ऐसे हंसा जैसे कोई गण हंस रहे हो। और गण हंसने की बात अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको राधेश्याम रामायण में मिलता है कि गण कौन, हरि के 2 गण थे। जब नारद जी को मोह हो जाता है और वो शादी करने का ख्याल उनके अंदर आता है और स्वयंवर में जाते हैं, तो जो हरि के 2 गण हैं उनकी खूब हंसी करते हैं, खूब मज़ा लेते हैं। तो उस प्रसंग को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं।
ठीक है ना। तो हंसा कौन बोले, ऐसा हंसा जैसे गण हंसा, मुल्ला दाऊद राम के नाम पे चंदा दीजिए, ईश्वर सत्य है 1000 बार, और कुतुबन वन में मृग रहता है एक मृग, और मृग को राम ने मारा। तो इस ट्रिक की सहायता से बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। और विस्तृत रूप से अगर आपको क्लास लेनी है तो चैनल की टीजीटी या पीजीटी की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। संपूर्ण क्लास विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से बिल्कुल कराई गई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और धीरे धीरे उसमें जो है टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी भी ऐड हो रही है, और विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी ऐड किए जा रहे हैं। तो नियर अबाउट 1 महीने के अंदर उस पर पूरा काम हो जाएगा, और आपको एक संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण प्रैक्टिस से सब कुछ आपको फ्री आप कास्ट मिलेगा। तो कुछ भाई बहन जो कि नए जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा परेशान हैं कि सर कहाँ कोर्स ले लें, कहाँ जुड़ जाएं। और अभी एक भाई का मैसेज मेरे पास आया था कि सर मैं नया हूँ, तो मुझे कुछ आप टिप्स बताएं। तो आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भटके ना, विश्वास करें, और विश्वास के साथ किसी एक चैनल के साथ जुड़ जाएं जो कि कोर्स ना बेचते हो। अगर कोर्स बेचेंगे तो निश्चित रूप से भैया वो पूरा कोर्स आपको तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ कुछ काम की चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाती हैं, फिर आप कास्ट वो अपने प्रचार के चक्कर में देते हैं, जिसे आप लोग जानते भी होंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ भी जुड़ते हैं तो आपका नुकसान तो नहीं होना होगा। निश्चित रूप से संपूर्ण जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, और जितना चयन में चाहिए उससे अधिक मैंने करा दिया है, और आगे भी कराता रहूँगा। तो निश्चित रूप से आप कहीं भटके ना, मेरे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को परखिए, तैयारी को मजबूत करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न संख्या 31 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है कि चंदायन का एक उपनाम और भी है, तो निम्न में से कौन सा है, सही विकल्प आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 32, चंदायन का एक नाम और है, क्या नाम है। विकल्प ए कह रहे कि रूपमंजरी, विकल्प बी लोर कथा या लोर कहा है, विकल्प सी आलम केली, या फिर विकल्प डी है उदय भान चरित्र। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 32 का आपके पास जो टाइम है 1 सेकंड का है, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 32 का उत्तर आपको देना है। तो निश्चित रूप से ढेर सारे जो भाई बहन हैं उनका उत्तर आ गया कि सर चंदायन का एक नाम था, विकल्प बी लोर कहा, और उसी को लोर कथा के नाम से भी जानते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप लोग धड़ल्ले के साथ दीजिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल चंदा का एक नाम था लोर कहा या लोर कथा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि रचना एवं रचनाकार असंगत हैं। आप देख रहे हैं कि जिनमें एक रचना और उसके रचनाकार बिल्कुल सही नहीं है, तो उसका आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सत्यवती और इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास, विकल्प बी मधुमालती रचनाकार मंझन, और विकल्प सी हंस जवाहिर रचनाकार हैं नूर मोहम्मद, और चित्रावली रचनाकार उस्मान है। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है प्रश्न संख्या 33 का कि कौन सी एक रचना और उसके रचनाकार असंगत हैं। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर आपको देना है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है बल्कि कासिम की है। तो ध्यान में रखिएगा, कासिम का हंस जवाहिर। तो देखिए जवाहर कौन होता है, जो कासिम होता है, तो कासिम का हंस जवाहर, इसे ध्यान में रखिएगा। नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। तो नूर मोहम्मद की तो अनुराग बांसुरी है, और एक रचना है इंद्रावती। इंद्रावती 1734 में, और मैंने बताया था कि किसकी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती के पास 44 नूर हैं, और बांसुरी जो है अनुराग बांसुरी, तो नूर की कहते हैं कि ना अनुराग की बांसुरी से 64 नूर निकलते हैं। तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दो बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कासिम का हंस जवाहर है ना। सत्यवती ईश्वरदास की, तो ईश्वर सत्य हैं, 1000 बार अभी आपने देखा है। मधुमालती की बात करें तो मधु मांझन में मिलती है, माझा में, और 15 की 45 ग्राम, यानी कि 1545 में लिखी गई है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है, सत्य है, मृगावती 1501 में, है ना। चित्रावली की बात करें तो उस्मान की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। चित्र उसका मान लो। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न के माध्यम से मैंने जो प्रेम रचनाएं हैं प्रेमाश्रय की, और उनके रचनाकार हैं, बिल्कुल 5 रचनाकार और 5 रचनाओं से परिचय कराना चाहा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो बिल्कुल आपके परीक्षा में आना है। अब किस रूप में आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। चलिए,
प्रश्न संख्या 34 है कि रचना को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प ये कह रहे हैं कि ज्ञानदीप नंददास की, विकल्प बी रूपमंजरी नारायण दास की, और विकल्प सी है नल चरित्र शेख नबी की, और विकल्प डी छिताई वार्ता मुकुंद सिंह की। तो आपको इसको सही रूप से मिलाना है। तो निश्चित रूप से जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा ज्ञानदीप, है ना। तो ज्ञानदीप बिल्कुल, और रूपमंजरी। तो सबसे पहले जब ज्ञानदीप के पास आप जाएंगे तो ज्ञान की दीप का देखेंगे विकल्प शेख नबी होंगे, यानी कि तीसरा। तो बिल्कुल आपने देखा ए का तीसरा और ए का तीसरा जो जगह मिला, ठीक है ना। 2 क्या 3 जगह आपको मिल रहा है, डी में भी मिल रहा है ना। तो बिल्कुल दूसरा विकल्प आप जब जाएंगे रूपमंजरी, तो रूपमंजरी नंद की है, रूपमंजरी नंद की है। तो आपने देखा कि 1 का 3 और 2 का, ए का 3 और बी का 1, है ना। ए का 3 और बी का 1 जहाँ पर आपको मिल जाए तो बिल्कुल ए का 3, बी का ए और सी का 4, है ना। नल चरित का सी का 4 तो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ए का 3 और बी का ए डी में मिल रहा है, और सी का 2, सी का 2 नल चरित ना, ये भी नहीं मिलेगा। छिताई वार्ता ये भी नहीं मिलेगा। तो एक बार आप रचना को देख लीजिए। ज्ञानदीप तो शेख नकवी की है, रूपमंजरी नंददास की है, तो 1 मिला, और रूपमंजरी आपका जाकर कहाँ पर मिली, बिल्कुल 1 तो 3 पर मिला, ए 3 पर, और 2 को आपने देखा तो 2 1 पे मिल गया, 1 पर। नल चरित 4 पर, सी का 4, और डी का आप देख रहे हैं छिताई वार्ता 2 का। तो बिल्कुल डी का 2 जहाँ पर मिले और आपका मिल गया डी का 2। तो ये ध्यान में रखिएगा कि डी का 2 और सी का 4, ए का 3 और बी का 1। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 38 का विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा और इसको बिल्कुल सही करिएगा। इस तरह के प्रश्न तो बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम में जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं तो बड़ा भारी पड़ जाता है। खासतौर से एनटीए नेट की परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है। लेकिन आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए आप सबके सुझाव पर, आप सबकी मांग पर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है कि इसके द्वारा आपकी समझ सोच विकसित हो और आपकी जो तैयारी हो बिल्कुल बेटर से बेटर हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न रचनाओं का जो कालक्रम के अनुसार सही है उसको मिलाइए, कौन है। विकल्प ए में हंसावली, फिर मृगावती, चंदायन और मधुमालती। विकल्प बी में हंसावली, चंदायन, मृगावती और मधुमालती। विकल्प सी में हंसावली, चंदायन, मधुमालती और मृगावती। विकल्प डी में हंसावली, मृगावती, मधुमालती और चंदायन है। तो ऐसे प्रश्न जब रचना काल को मिलाना हो तो आपको आगे और पीछे से 2 अगर आपके दिमाग पे बैठी हैं, पता है, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात हम लोग करें तो हंसावली, हंसा ऐसे हंसा जैसे तेरे साथ साथ गणहटा, तो 1370 में। चंदा ध्यान में रखिएगा 1379 में चंदायन है। मृगावती 1501 में है और मधुमालती 15 की 45 ग्राम 1545 में है। मांझा में मिलती है, मंझन की गिरती है। तो आप चाहे पीछे से 2 मिला लीजिए और चाहे आगे से 2 मिला लीजिए, ज़्यादातर इस तरह से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 35 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि रचना काल को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप रचना देख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ रचना काल दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं रचना काल को, उन्हीं रचना समय को रचना के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस वर्ष लिखी गई है। विकल्प ए की बात करें तो मधुमालती के सामने आप देख रहे हैं 1731, हंस जवाहिर 1545 के सामने है, इंद्रावती 1744 और सत्यवती 1501। तो इसका क्रम आपको सही मिलाना है। बात करें विकल्प ये मधुमालती, मधुमालती 1545 की, यानी कि 1545 में आप कहते हैं कि मंझन में, माझा में क्या मिलती है, मधु मिलती है और 15 की 45 ग्राम यानी कि 1545 में लिखी गई। हंस जवाहिर कासिम का हंस है और एक साथ रहता है, एक साथ तीनों रहते हैं, तो एक साथ 1731 में, ध्यान में रखिएगा। तो आपने देखा कि 1 का 2 और 2 का 1, तो सबसे पहले आपको मिल गया विकल्प बी कि 1731। मधुमालती की बात करेंगे 1545, विकल्प ए में देखिए मधुमालती विकल्प ए में 1545। हंसावली बिल्कुल आपका 1731 में। इंद्र
नूर जो इंद्रावती है, आपने कहा नूर मोहम्मद की इंद्रावती 44 नूर हैं, तो 44 में। और ईश्वर सत्य है, बिल्कुल 1000 बार एक है, ईश्वर सत्य है, एक है 1501 में। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा कि माझा में मंजन में मधु मिलती है 15 की 45 ग्राम 1545 में। हंस जवाहिर, हंस क्या करता है, बिल्कुल एक साथ तीनों रहते हैं, एक साथ तीनों रहते हैं। इंद्रावती, बिल्कुल नूर मोहम्मद की इंद्रावती के 44 नूर हैं। और सत्यवती है ना, बिल्कुल ईश्वर सत्य हैं, एक हैं, 1000 बार सत्य हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ईश्वर एक है, सत्य है। आगे प्रश्न संख्या 37 है कि 17वीं सदी के मध्य किस कवि ने संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक की रचना की है। 17वीं सदी में बता रहे हैं कि मध्य में किस कवि ने संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक की रचना की है। विकल्प ए जायसी, विकल्प बी मुल्ला दाऊद, विकल्प सी जान कवि, या फिर विकल्प डी है कवि शेख नबी। तो सोच समझकर उत्तर आपको देना है कि 17वीं शताब्दी के मध्य किस कवि ने संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। सोच समझकर उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 37 का। और आप सबका उत्तर धीरे धीरे बिल्कुल आता हुआ, स्क्रीन पर दिखता हुआ, और बिल्कुल आप सबका जो उत्तर आया कि सर विकल्प सी जान कवि इज राइट आंसर, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। 78 ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जिनमें 29 तो प्रेमाख्यानक हैं और राजस्थानी भाषा से प्रभावित ब्रजभाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। तो ये आप दिमाग पे बैठाइए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 38 का कि निम्न में से किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। विकल्प ए सत्यवती को, विकल्प बी इंद्रावती, विकल्प सी ज्ञानमती, या फिर विकल्प डी हंस जवाहिर। तो ध्यान से इसका उत्तर आपको देना है। 1 सेकंड का समय आपके पास है। प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प ये सत्यवती, है ना। तो सत्यवती की बात करते हैं, जो कि ईश्वरदास की रचना है, 1501 में रची गई है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल के किसी भी काव्य धारा में स्थान नहीं दिया है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा और प्रश्न संख्या 38 के विकल्प ये को बिल्कुल सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39, निम्न में कौन सा कथन मृगावती के विषय में असंगत है। विकल्प ए मृगावती कुतुबन की कृति है, विकल्प बी नायक चंद्रदेव के राजकुमार हैं, और नायिका की बात अगर करते हैं तो नायिका मृगावती है। विकल्प सी प्रेम और तारा की कथा चलती है, और विकल्प डी भाषा खड़ी बोली मिश्रित हिंदी भाषा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोच समझ कर दीजिएगा। और हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में असंगत हो गया है, प्रश्न खुद ही त्रुटिपूर्ण है, फिर भी आपका उत्तर हम जानना चाहेंगे। विकल्प ये सही है, विकल्प बी सही है, लेकिन विकल्प सी गलत है, और विकल्प डी की बात करें तो इसकी भाषा भी गलत है ना। इसकी जो भाषा होगी वो अवधी भाषा है, तो खड़ी बोली मिश्रित भाषा नहीं है। और बात करें तो इसमें प्रेमा और तारा की प्रेम कथा नहीं चलती है, बल्कि अगर बात करें तो इसकी जो नायिका है कंचनपुर की राजकुमारी रूप मुरारी, और नायक की बात करते हैं चंद्रदेव के राजकुमार हैं। तो नायक चंद्रदेव के राजकुमार, और यहाँ पे नायिका जो है वो कंचनपुर की बिल्कुल जो नायिका है राजकुमारी है रूप मुरारी है। तो ध्यान में रखना होगा, है ना, तब यह सही होता अगर इसमें रूप मुरारी का जिक्र होता तो इसलिए विकल्प सी और डी दोनों असत्य हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न अपने आप में अपूर्ण हो गया है। तो त्रुटि बस जो है टेक्निकल त्रुटि आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से गलती एक आध दो हो जाती है ना, ठीक है। आगे से कोशिश करेंगे किस तरह से गलत प्रश्न ना आए, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है कि मधुमालती के विषय में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए कि मंजरी की कृति है, विकल्प बी नायक मनोहर और नायिका मधुमालती हैं, विकल्प सी प्रेमा और तारा की कथा भी इसके साथ साथ चलती है, और विकल्प डी है बहुपत्नीवाद का सर्वथा आधिक्य है। तो ध्यान में रखिएगा, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। और इस प्रश्न के माध्यम से मधुमालती के विषय में ढेर सारी जानकारी भी आपको देना चाह रहा था, ये मेरा उद्देश्य था।
और इसके साथ ही आपकी तैयारी को भी परखना था। सोच समझ कर आपको उत्तर आया कि सर विकल्प डी बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव नहीं था, है ना, सर्वथा आधिक्य नहीं था, बल्कि यहाँ पर सर्वथा अभाव था। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दिया है सर्वथा आधिक्य है, तो यहाँ पे सर्वथा आधिक्य नहीं बल्कि अभाव था, बहुपत्नीवाद का अभाव था, ये ध्यान में रखिएगा। कृति मंजन की है, बिल्कुल सही है। नायक मनोहर और नायिका मधुमालती हैं, बिल्कुल मधुमालती शीर्षक भी है ना। प्रेमा और तारा की कथा इसमें चलती है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा में किन दो प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है? विकल्प ए मृगावती और मधुमालती का, विकल्प बी चंदायन और मृगावती का, विकल्प सी हंस जवाहिर और चित्रावली का, या फिर विकल्प डी सत्यवती मधुमालती का। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 41 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर बनारसी दास ने अपनी जो आत्मकथा जिसका नाम था अर्ध कथानक, उसमें क्या किया है? मृगावती और मधुमालती का बिल्कुल वर्णन किया है। तो मृग क्या है? मुग्ध है। मृग मुग्ध है, मृग मधु में मुग्ध है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि मृग मुग्ध ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 41 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मृग मधु में मुग्ध है। प्रश्न संख्या 42 है कि मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी गई, किसने लिखा? विकल्प ए कह रहे कि दक्षिण के शायर नसरती ने, विकल्प बी मुल्ला दाऊद ने, विकल्प सी शेख नबी ने, या फिर विकल्प डी है जान कबीर ने। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 42 का मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम आख्यानक लिखा गया है, तो वो प्रेम आख्यानक किसने लिखा है? सोच समझ कर उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 42 का। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए दक्षिण के शायर नसरती ने, है ना, मधुमालती के आधार पर गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। ठीक है ना, तो बिल्कुल शायर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि पद्मावत के विषय में एक कथन असत्य है। अब कौन सा कथन असत्य है, इसका चयन आपको करना है। विकल्प ए यह जायसी कृति है, विकल्प बी इसमें 57 खंड है, विकल्प सी इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की कथा है, और विकल्प डी है इसकी भाषा जो है ब्रजभाषा है। तो सोच समझ कर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 43 का आसान सा प्रश्न, लेकिन आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो आप सबका बिल्कुल सही जवाब आया कि सर विकल्प डी इसकी भाषा ब्रजभाषा है ना। ये ब्रजभाषा है, असंगत है, क्योंकि इसकी भाषा जो है अवधि है। बाकी सारे विकल्प आपको बिल्कुल सही दिख रहे हैं कि पद्मावत जायसी कृति है, 57 खंड है, नागमती, पद्मावती और रतन सेन इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में जायसी की कृति नहीं है। दूसरा प्रश्न जायसी से है कि कौन सी जायसी की कृति नहीं है। विकल्प में पद्मावत और अखरावट, विकल्प बी में आखिरी कलाम और चित्ररेखा, विकल्प सी में कहरनामा और मसलनामा, और विकल्प डी में है नागमती। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए कौन जायसी की कृति नहीं है। प्रश्न संख्या 44 आपके जवाब की प्रतीक्षा। तो बिल्कुल आप सबके साथ थोड़ा सा मिलने चलाकी की थी, और निश्चित रूप से कुछ लोग इसमें फंसे और कुछ लोग तो निकल गए। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प है डी नागमती, है ना। नागमती एक पात्र है, कोई रचना नहीं है। कभी कभी आपसे कह दिया जाता है पद्मावती, तो पद्मावती ध्यान रखिएगा, पद्मावती एक पात्रा है, एक पात्र है, पद्मावती रचना नहीं है, बल्कि रचना का नाम है पद्मावत। ध्यान रखिएगा, नागमती और पद्मावती ये पात्र हैं। हो सकता है कि आगे कुछ प्रश्नावली में कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न दिखने को मिले, ठीक है ना, तो यही पर आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी आप सही करिएगा। ठीक है, नागमती कृति नहीं है बल्कि एक पात्रा है। प्रश्न संख्या 45 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया है ना, कि कौन सा ग्रंथ जो है जायसी का नहीं है, उसका उल्लेख ही नहीं किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पद्मावत का, अखरावट का, आखिरी कलाम या फिर कहरनामा का। सोच समझ कर उत्तर देना है। विकल्प ए पद्मावत, विकल्प बी अखरावट, विकल्प सी आखिरी कलाम, या फिर विकल्प डी कहरनामा का, है ना। तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख नहीं किया। आपका उत्तर आया कि सर विकल्प डी कहरनामा। नामा जो नामा था उसका नाम का उल्लेख ही नहीं हुआ,
तो नामा रह गया, तो कहरनामा, कहरनामा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो संख्या 46 है कि पद्मावत में प्रयुक्त है जो प्रतीकार्थ शुद्ध नहीं है। विकल्प ए रत्नसेन मन का प्रतीक, नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक, सिंघलदीप श्रद्धा का प्रतीक और अलाउद्दीन माया का प्रतीक। तो कौन इनमें शुद्ध नहीं है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा और इस प्रश्न को बिल्कुल डबल स्टार लगाइए। यहाँ से तो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा ही, आज ही नोट कर लीजिए। अब ये हो सकता है कि प्रश्न को थोड़ा सा उलट पलट करके जो पेपर सेटर महोदय हैं वो पूछें, लेकिन प्रश्न तो जरूर पूछेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी सिंघलदीप। सिंघलदीप श्रद्धा का नहीं बल्कि हृदय का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। और प्रश्न संख्या 46 का विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए रत्नसेन मन, नागमती दुनिया, सिंघल हृदय, अलाउद्दीन माया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 46 है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है, सोच समझकर आपको उत्तर देना है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी राम कुमार वर्मा या फिर विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर की प्रतीक्षा। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। शुक्ल ने कबीर को भिन्न भिन्न प्रतीत हुई है ना एकता का आभास ऐसा कथन कहा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है किसने कहा। यहाँ पे कवि नहीं बल्कि कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा कि पद्मावत को अंग्रेजी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक किसने कहा है। विकल्प ए पे जाएंगे तो विजय दीन नारायण शाही, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प सी नंदुलारे वाजपेयी या फिर विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर आपको देना है कि पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प ये विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर। देखिए ट्रेजिक कृति क्या है, शाही है, शाही है, सही है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 48 के विकल्प को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि पद्मावत के किस खंड को विद्वानों ने हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा है। पद्मावत रचना जायसी की इसके किस खंड को हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा है। पद्मावत रचना है जायसी की, इसमें कुल 57 खंड हैं और 57 खंडों में से किस खंड को हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा जाता है। विकल्प ए आदि खंड, विकल्प बी मानसरोवर खंड, विकल्प सी नागमती वियोग खंड या फिर विकल्प डी स्तुति खंड। सही जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 49 का। तो सोच समझकर आप लोग उत्तर दीजिए और बिल्कुल आप सबका जो उत्तर है सही दिशा में आया कि सर विकल्प सी नागमती वियोग खंड इज राइट आंसर। देखिए जो पद्मावत का नागमती वियोग खंड है उसे विद्वानों ने हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50, निम्न में किस प्रेमाख्यान में 7 चौपाई देने के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। विकल्प ये पद्मावत और चित्रावली में, विकल्प बी मृगावती और मधुमालती में, विकल्प सी इंद्रावती और सत्यवती में या फिर विकल्प डी चंदायन और माधवानल काम कंदला में। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर आपको देना है कि 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन किन कृतियों में आपको दिखाई दे रहा है। विकल्प ए बी सी डी, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 50 का। तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब धीरे धीरे टहलते हुए आ रहा है कि सर पद्मावती और चित्रावली इज राइट आंसर। देखिए जहाँ पे पद रहेगा तो पद से चिन्ह बनेगा, तो पद और चिन्ह एक साथ रहेंगे, एक साथ माने 7-1 ध्यान में रखिएगा। और पद्मावती और चित्रावली को जहाँ पर देखिएगा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा की परंपरा इसमें प्रचलित थी। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इन्हें ट्रिक की सहायता से याद भी कर सकते हैं।
तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में बस इतना। अगला भाग हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, और इस बार रविवार की जो क्लास है उस क्लास में आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रश्नोत्तरी होने वाली है। तो आप सभी भाई बहनों मित्रों से बिल्कुल हम गुजारिश करेंगे कि रविवार की क्लास को आप लोग समय निकाल करके बिल्कुल लाइव तरीके से ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।